हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टूरिज्म क्लास 11 का चैप्टर 6 जो कि है इंटरलिंकेज बिटवीन जियोग्राफी एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन दिया था और बेसिक सी चीज़ें हमने जानी थी। इस वाले पार्ट में पार्ट 2 में हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की और कल्चरल ज्योग्राफी की। ज्योग्राफिकल फीचर्स की हम बात करेंगे और उनके जो रोल है टूरिज्म में उनकी बात करेंगे। मैप रीडिंग पढ़ेंगे, कार्टोग्राफी समझेंगे एंड इन दी एंड हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। चैप्टर 6 पे हम ऑलरेडी आ गए। अब हमारा 7th एंड 8th चैप्टर बच रहा है। इसके बाद जो है हमारा पूरा जो 11th क्लास का सिलेबस है, पूरा जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे वीडियोस में लाइक दीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक विच इज़ फिजिकल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी जो है, फिजिकल से ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि हम अर्थ की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी ज्योग्राफी जो कि अर्थ से डील करती है और उसके फीचर से डील करती है, कैसे एज अ साइंस डील करती है ये। ठीक है, लिथोस्फीयर की इसमें हम पढ़ाई करते हैं जो कि होता है अर्थ हो गया, उसका क्रस्ट हो गया, वेदरिंग होगी, सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, रॉक्स हो गए, एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन हो गए, विंड हो गए, सी हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो कुछ भी अर्थ से रिलेटेड है और उसके फीचर्स हैं उसकी पढ़ाई जो होती है उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोल सकते हैं। एज अ साइंस होती है, ये साइंस की पढ़ाई हो जाती है। जैसे ही हम फिजिकल की बात करेंगे तो साइंस इसमें हमारा आ जाता है। It also studies the astronomical aspects such as solar system and natural region. तो solar system and natural regions भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ जो है फिजिकल ज्योग्राफी से ही बाकी सारी ज्योग्राफी निकल के आई हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी हो गया। तो क्या है, मेन सोर्स जो है हमारा, मेन सोर्स जो है वो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, हमारा मेन सोर्स है एंड उसी से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके की क्या है ज्योग्राफी निकल के आती है, जैसे जो कि हो जाती है पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो, अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो आपको ना पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन मत लिख के आना या इन्वायरमेंटल मत लिख के आना, सबके आगे ज्योग्राफी ज़रूर लगाना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, कल्चरल, आप लिखेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। चलते हैं आगे, बात करते हैं अब हम कल्चरल ज्योग्राफी की। तो कल्चरल ज्योग्राफी जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा तो हमें ये याद रखना है कि ये कल्चरल फीचर्स की बात कर रहा है। किसी भी जगह के जो कल्चरल फीचर्स होते हैं, कल्चर जो होता है उसकी बात करता है ये। ठीक है, तो जो कल्चरल फीचर्स आर इवॉल्व आउट ऑफ सम ज्योग्राफिकल फिनोमिना। तो जो कल्चरल फीचर्स होते हैं वो कैसे निकल के आते हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमिना से निकल के आते हैं, यानी ज्योग्राफी से निकल के आ रहे हैं। और इनका क्या है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है हर किसी की एवरीडे लाइफ में। ठीक है, ऑफ द पीपल इन दैट एरिया, जो जहाँ रहता है उसका उस ज्योग्राफी के हिसाब से रहना हो जाता है। जो रिवर्स के आसपास रहते हैं उनको रिवर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है डे टू डे लाइफ में। एंड जो बर्फ़ में रहते हैं तो वो अपने हिसाब से, जैसे बर्फ़ में रहा जाता है वैसे ही रहते हैं। जहाँ बीचेस होते हैं वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं तो वहाँ के लोग अपने हिसाब से वहाँ रहते हैं और वैसा ही उनका कल्चर बन जाता है। खाना पीना इसमें आ जाता है, फूड हो गया, ट्रेडिशन हो गया, रिचुअल हो गए, वर्शिप्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए और बिहेवियर ऑफ पीपल हो गए। तो ये सारे कैसे कैसे हमें पता चलते हैं, ये पता चलते हैं हमें ज्योग्राफिकल फिनोमिना से। और ये सारे मिला के ही हमारा क्या बनता है, कल्चर बनता है। तो इसमें अगर आपसे पूछेंगे कल्चरल ज्योग्राफी के मेन फीचर्स बताइए तो आप बताएंगे 4 पॉइंट आएंगे इसमें। वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन, लोकेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है इसमें। इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंक्ट लिथोजोग्राफिकल फिनोमिना, तो लोकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है इसमें। और उसके साथ देन द पॉइंट कम्स इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमिना इन डेली लाइफ ऑफ पीपल। कितना इफेक्ट होता है एक ज्योग्राफी फिनोमिना का लोगों की लाइफ में, उसके बारे में हो आप लिख देना। रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द लोकल पीपल ऑन दी स्पेसिफिक फीचर, जो लोकल पीपल हैं वो कैसे, कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किसको, ज्योग्राफिकल फिनोमिना को, कल्चरल ज्योग्राफी को, जो कि है
evolution of cultural tradition and its expression and the interference of geographical feature in it। तो कल्चरल कैसे, जो कल्चर है उसका, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसके एक्सप्रेशन को कैसे जो जोग्राफिकल फीचर है वो इफ़ेक्ट करता है, वो कैसे हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये चारों ही क्या है, कल्चरल ज्योग्राफी के फीचर्स हैं। चलते हैं आगे। इसमें हम बात कर रहे हैं जोग्राफिकल फीचर्स एंड इट्स रोल इन टूरिज्म। वेरियस फॉर्म्स ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स एक्ट एज अ पुलिंग फैक्टर इन टूरिज्म। तो हमें पता ही है जो जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं वो ऐसे पुलिंग फैक्टर एक्ट करते हैं टूरिज्म में। जोग्राफिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे, अगर आप याद रख करेंगे तो इसमें हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अट्रैक्शन आ जाता है, टूरिज्म अट्रैक्शन आ जाता है। जो अट्रैक्शन है वो एक कंपोनेंट है किसका, टूरिज्म का। वो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हमने उसके बाद में पढ़ा था। तो अट्रैक्शन जो है वो कैसे पता चलता है, वो जोग्राफी फीचर्स होता है, जोग्राफिकल फीचर होता है, लैंडस्केप हो गया, डेस्टिनेशन होगी, ये क्या है, ये जोग्राफी का ही पार्ट है। तो क्या हो रहा है, जोग्राफी से ही पुलिंग फैक्टर जो है टूरिज्म में हमारा आता है। और उसके साथ साथ क्या है, क्यूरियोसिटी इज द मेजर फैक्टर दैट पुशेस टूरिस्ट टू देयर डेस्टिनेशन। और क्या है, क्यूरियोसिटी की, जानने की इच्छा कि कैसी जगह है, क्या वहाँ पे है, वो होता है हमारा एक पुश फैक्टर कि हम जाके देखें कि ये कैसी जगह है, क्या वहाँ पे कैसा खाना खाया जाता है, कैसे लोग हैं, कैसी जगह है, ठंडी है, कैसा मतलब कैसा एटमॉस्फेयर है, सारी चीज़ें जो हैं ये एज अ क्यूरियोसिटी यानी पुश फैक्टर एक्ट करती हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके जोग्राफिकल फीचर्स काफ़ी फेमस हैं एंड जो कि टूरिस्ट को क्या है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, 13 एग्जांपल्स हैं इंडिया के स्टेट्स के जो कि टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो फॉलोइंग एग्जांपल शो दी डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया विच अट्रैक्ट टूरिस्ट। ठीक है, तो 13 स्टेट्स हैं, याद कर लेंगे तो अच्छा है, पर अगर 13 है याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं। सबसे पहला है आपका कच्छ गुजरात में, काफ़ी फेमस है ये। फिर लद्दाख हो गया जम्मू एंड कश्मीर में, कोल्ड डेजर्ट के नाम से काफ़ी फेमस है, काफ़ी टूरिस्ट घूमने जाते हैं। यमथैंग सिक्किम है, वैली है ये एक। जैसलमेर हो गया राजस्थान में, डेजर्ट है ये। माउंट आबू अगेन राजस्थान में हो गया, हिल स्टेशन है, बट अरावली हिल रेंज जो है उसमें रॉक फॉर्मेशन जो है इसके लिए फेमस है। महाबालेश्वर जो है महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट्स है ये। गुप्त गोदावरी चिरकुट एमपी में है, चित्राकूट एमपी में है, केव्स भी है ये। अल्मोड़ा उत्तराखंड हिल स्टेशन है। लाहुल एंड स्पीति है हमारा हिमाचल प्रदेश में, वैली हो गया ये। हम्पी कर्नाटका में हेरिटेज साइट है, पर इसमें रॉक फॉर्मेशंस भी हैं जिसकी वजह से काफ़ी फेमस है। चिलिया लेक हो गया उड़ीसा में, हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है हमारे जो सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है इंडिया में, तो ये आपको याद रखना है, 11th वाला ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से लार्जेस्ट लेक है विद इन इंडिया, फ्रेश वाटर लेक कौन सा है या लार्जेस्ट लेक कौन सा है, इसमें से कुछ भी आ जाता है। उसके बाद है एलापी, केरला में है, बैक वाटर्स एंड इन दी एंड कन्याकुमारी मीटिंग पॉइंट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, ये हमारे हो गए इंडिया में। अब इसके बाद हमारा जो वर्ल्ड वाइड है उसमें कौन से आ जाते हैं आप देख लीजिए। इसमें 12 हैं और उस इंडिया में 13 हो गए। ठीक है, अल्जीरिया में हमारी तसिल्ली एंड अर्जर है, डेजर्ट है, बट इसको जाना जाता है सैंड फॉर्मेशन की चेंज के लिए। विंड के हिसाब से सैंड फॉर्मेशन होता है। उसके बाद विक्टोरिया फॉल्स है, अफ्रीका में लोकेटेड है ये। ठीक है, लाइमस्टोन फॉर्मेशन हो गया, भैमराह मॉरिशस में है, देख लेना गाइस कैसे प्रोनाउंस होगा ये। स्टोनहेंज है यूके में। फिर ग्रीस में हमारा मीटियोरा मैसिव है। उसके बाद हमारा टर्की में आ जाता है। फिर चाइना में हमारा है माउंटेन ऑफ गुलियन हो गया। ऑस्ट्रेलिया में उलुरू सैक्रेड साइट हो गया। फिर अगेन ऑस्ट्रेलिया में 2 हैं गाइस। फिर द ग्रेट बैरियर रीफ हो गया ऑस्ट्रेलिया में। नॉर्थ पोल के पास में ऑरोरा बोरेलिस जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। यूएस में द ग्रेट कैनियन है। अगेन येलोस्टोन नेशनल पार्क भी अपने लेक और गीजर के लिए माना जाता है जो कि भी यूएस में है। तो ये सारे आपको याद करने हैं। कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, जैसे मुझे आता था वैसे आई हैव प्रोनाउंस्ड। चलते हैं आगे।
मैप रीडिंग एंड कार्टोग्राफी की इसमें हम बात कर रहे हैं। मैप जो होता है, पहले हम डिफाइन करेंगे मैप क्या होता है एंड उसके बाद हम बात करेंगे कार्टोग्राफी क्या होती है। तो सबसे पहले जो है मैप क्या होता है, एक डायग्रामेटिक और पिक्चटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड सी शोइंग अस वेरियस फीचर्स पॉलिटिकल, फिजिकल एक्सेट्रा। तो मैप क्या हो गया, एक डायग्रामेटिक और पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, एरिया ऑफ लैंड का, सी का, जो कि दिखाता है अलग अलग फीचर्स, जैसे पॉलिटिकल मैप हो जाता है, फिजिकल मैप हो जाता है, वैसे की तरीके में। तो मैप जो है, मैप रिप्रेजेंट करता है एक फेचुअल फीचर दैट मैप एम्स टू रिप्रेजेंट। जैसे हमारा क्या हो जाता है, वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया। जब हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो हम पहले पॉलिटिकल मैप देखते हैं, उसके आसपास की कंट्रीज हो गई उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, स्टेट्स में देखते हैं। फिजिकल जो है, फिजिकल जब हम देखते हैं तो हम ज़्यादातर ज्योग्राफी देखना चाहते हैं कि कौन सी जगह पे कैसी चीज़ें हैं, कैसी रिवर्स हो गई हैं, या जितने भी माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, वेस्टर्न घाट्स वगैरह, ये सारी इसमें आ जाती हैं। मैप का मेन पर्पस है कि वो ये बता पाए कि जो हमारे जो अर्थ है उसमें कैसे कंट्रीज हैं और कैसा लैंड है, ठीक है। सो मैप जो है मेनली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज को समझें, रोड्स को समझ जाएं, रेल रोड्स को समझ जाएं, वाइल सच फीचर्स सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉपुलेशन, फिजिकल रिसोर्सेज, ड्रेनेज, वेदर, ये सारे जो हैं ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, ऑफिशियल यूज़ करते हैं। तो इन जनरल कॉमन पीपल जब मैप को लेते हैं तो उनका मेन पर्पस होता है अपने देश के बारे में जानना, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में जाना, आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में जाना, रोड्स के बारे में जाना, रेल रोड्स के बारे में जाना। बट जब आती है बात हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, पॉपुलेशन हो गई, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ड्रेनेज हो गए, वेदर हो गए, ये वाले जो मैप होते हैं ये ज़्यादातर साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, रिसर्चर यूज़ करते हैं, ऑफिशियल यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी सिंपल टर्म में आपको याद रखना है कि द स्टडी ऑफ मैप्स एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स, यानी मैप्स की जो पढ़ाई होती है और मैप्स को जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो है जो मैप की पढ़ाई करता है और मैप्स को बनाता है, मैप मेकिंग करता है, उसको हम कार्टोग्राफर बोल लेते हैं। और इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये कार्टोग्राफी हो जाती है, ठीक है। तो यूजुअली जो मैप्स हैं वो फ्लैट सरफेस में बने होते हैं। डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्शन मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से मैप बन पाते हैं। तो उसमें आ जाते हैं 3 पॉइंट आ जाते हैं इसमें। सबसे पहला है स्केल। तो स्केल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन दी मैप। तो यानी स्केल जो है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है मैप में। क्या दिखाने की कोशिश करता है कि जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस में वो अच्छे से बता पाए, पर जो मैप होते हैं वो क्या है, फ्लैट सरफेस में बने होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। पर द मेन पर्पस ऑफ स्केल इज कि वो डिस्टेंस जो है वो दिखा पाए। व्हेन मैप्स आर prepared according to scale, it represent the accuracy of distribution of space। तो एक एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि जो स्पेस है, डिस्टेंस ऑफ स्पेस है, एक जगह से दूसरी जगह का जो स्पेस है उसमें हम एक्यूरेटली आपको समझा पाए कि इस जगह से इस जगह जाने का इतना डिस्टेंस हो रहा है, इतना स्पेस आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें इन दोनों जगहों के बीच में आ रही हैं, ओके। इसके बाद आता है हमारा लेजेंड। तो लेजेंड क्या हो जाते हैं, सिंपल तरीके से मैं बता दूं, सिंबल्स हो जाते हैं, ये कलर साइंस हो जाते हैं, पिक्चर्स हो जाती हैं, डायग्राम्स हो जाते हैं। किस लिए, जिससे हम जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, पॉलिटिकल बाउंड्री से रिलेटेड, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, इन सारी को हम बता पाएँ। तो क्या हो गया, सिंबल्स हो गए, कलर्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ें जो मैप में बनी होती हैं उनको हम लेजेंड्स कहते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्राफ भी दिखा देते हैं, कलर भी दिखा देते हैं, पैटर्न भी यूज़ कर लेते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। इन दी एंड फिर इसका आता है प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्शन क्या है, प्रोजेक्शन मतलब कि हम अर्थ जो है उसको पेपर में जब दिखाते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्रोजेक्शन। मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ अर्थ इन अ पेपर इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिस्टोरेशन।
ठीक है। तो अर्थ जो है, अब अर्थ 3D तो आते ही हैं, उसको हम ग्लोब्स बोलते हैं। बट जब अर्थ को हम पेपर में एक फ्लैट सरफेस में बना के दिखाते हैं, किसी अर्थ का कोई भी लैंड हो गया, कोई कंट्री हो गई, उसको जब हमने एक रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जब हम दिखाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इसमें हमारा क्या मोटिव रहता है कि हम जो कोई भी डिस्टोरेशंस हैं उसको अवॉइड कर सकें, कोई दिक्कत ना हो कोई भी चीज़ बताने में। Since map is on flat surface while earth is not flat, projection helps in angular relationships, correct detection relation along the circle area in line distance। तो जब क्योंकि मैप जो है फ्लैट सरफेस में है, तो प्रोजेक्शन जो है क्या हेल्प करता है, एंगुलर रिलेशनशिप को दिखाने में हेल्प करता है, करेक्ट डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ जो सर्कल एरिया है, लाइन डिस्टेंस है, वो दिखाने में क्या है, मदद करता है। क्लियरली समझ आ जाए अर्थ के बारे में जो भी हम जानना चाहते हैं, इसीलिए हमारा मैप बनता है। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडिया के बारे में अब हम जानेंगे और इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के मामले में इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड में। कहाँ से शुरू होता है, स्नो कैप्ड हिमालयन से शुरू होता है नॉर्थ में, टू कोस्टल विलेजेस ऑफ साउथ में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ जाता है हमारा साउथ वेस्ट कोस्ट में, एंड ब्रह्मपुत्रा वैली आ जाती है ईस्ट में, और जब हम वेस्ट में जाते हैं तो हमारा आ जाता है डेजर्ट। ठीक है, बाउंडेड बाय हिमालयाज इन द नॉर्थ, इट स्ट्रेचेस साउथवर्ड्स एंड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिमालयाज नॉर्थ में शुरू होते हैं, फिर हम साउथवर्ड में जाते हैं, एंड इन द मिडल हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। तो जो द मेन लैंड ऑफ इंडिया है, दैट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड, नॉर्थ 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो डिस्टेंस मेजर किया गया है नॉर्थ से साउथ तक का बिटवीन वो है हमारा 3214 बिटवीन लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड के जो आ जाते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है 3214 और 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो कि लॉन्गिट्यूड में आ जाता है। इसको मैं दिखा देती हूँ, देखो ऐसे हो जाता है, ये नॉर्थ साउथ हमारा ये हो गया। तो क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ तक क्या क्या डिस्टेंस पड़ रहा है हमारा, ये वाला जो डिस्टेंस पड़ रहा है ये हो रहा है हमारा 3214 किलोमीटर, एंड ईस्ट से जब वेस्ट पे जाते हैं यानी लॉन्गिट्यूड पे जब जाते हैं तो हमारा आ जाता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, एंड जब हम पूरे इंडिया की टोटल लेंथ के बारे में बात करते हैं, पूरे जो सरफेस एरिया हो गया, पूरा जो एरिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा हो जाता है 15,200 kilometers. The total length of the coastline of mainland Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island is 7,516.6 kilometers. ठीक है, तो पूरा जो एरिया आ रहा है, पूरा जो एरिया आ रहा है वो है हमारा 15,200 किलोमीटर्स, एंड उसके साथ साथ जो हमारी कोस्ट लाइन है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को मिला के होती है, वो है हमारी 7,516.6 किलोमीटर्स की। ठीक है, इंडिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नेपाल भूटान के साथ करता है नॉर्थ में, म्यांमार ईस्ट and Bangladesh to the west of West Bengal, and Palk Strait separates India and श्रीलंका। तो क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जब हम जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट यानी इस तरफ जब हम जाएंगे तो पाकिस्तान एंड हमारा अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर होता है। जब हम नॉर्थ की तरफ सीधे जाएंगे तो भूटान एंड चाइना के साथ हो रहा है। ईस्ट में जब हम जाएंगे तो म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हैं हम अपना बॉर्डर, एंड जो कि है वेस्ट बंगाल के साइड में, और एंड उसके बाद पल्क स्ट्रेट जो है हमारे साउथ में इंडिया और श्रीलंका को क्या है, सेपरेट करता है। चलते हैं आगे, फिजिकल फीचर्स की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल फीचर्स जो है 4 रीजन में इंडिया को डिवाइड करता है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 4
रीजन्स। ठीक है, चारों रीजन्स की इसमें हम बात करेंगे। द ग्रेट माउंटेन जोन, सबसे पहले तो ग्रेट माउंटेन जोन है जो कि है हिमालयन रेंज ऑफ माउंटेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया टिल द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अ पार्ट ऑफ ग्रेट माउंटेन रेंज। तो सबसे पहले जो सबसे पहला जो रीजन है वो है हमारा द ग्रेट माउंटेन जोन। ठीक है, जो कि शुरू होता है नॉर्थ से लेके ईस्टर्न पार्ट हमारी कंट्री तक। ठीक है, उसके बाद है सेकंड की जब हम बात करते हैं द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंदस। ठीक है, द प्लेन ऑफ गंगा एंड इंदस 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 30 kilometers 320 kilometers abroad. Okay, formed by river basins of Indus, Ganga and Brahmaputra. मतलब 2400 किलोमीटर लॉन्ग है गंगा और इंदस, और 240 से लेके 320 किलोमीटर तक चौड़ी है हमारी ये प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंदस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा द डेजर्ट रीजन। द डेजर्ट रीजन को है दो हिस्सों में और डिवाइड कर दिया गया है, जो कि सबसे पहला है द ग्रेट डेजर्ट, जो कि शुरू होता है कहाँ से, एजिस ऑफ रन ऑफ कच्छ से टू द नॉर्थ वर्ड टूवर्ड्स रिवर लूनी। ठीक है, एंड उसके बाद है द लिटिल डेजर्ट, जो शुरू होता है रिवर लूनी से, जैसलमेर रिवर लूनी से शुरू होता है और जैसलमेर जोधपुर जाके क्या है खत्म होता है, जो कि है नॉर्थ वेस्ट में। ओके, सो दो तरीके के हमारे डेजर्ट हो जाते हैं, द ग्रेट डेजर्ट एंड द लिटिल डेजर्ट। उसके बाद है हमारा फोर्थ लास्ट जो है वो है द सर्दर्न पेनिनसुला। तो सर्दर्न पेनिनसुला है, ऑब्वियसली बात है साउथ में लोकेट होगा। इट इज लोकेटेड टू साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ रिवर इंडस एंड गंगेज। It contains several mountain ranges like Aravalli, Vindhya, Satpura, Maikala, and Ajanta. Okay, the western coast has a narrow strip in between Western Ghat and the Arabian Sea. जो western coast है वो थोड़ा narrow है comparatively to the eastern coast, whereas the area between eastern and the eastern coast is broader. Eastern Ghats and Western Ghats meet at Nilgiri Hills. तो जो ईस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा चौड़ा है और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो थोड़ा नैरो है, और जो हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है दोनों ही क्या है नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं। आते हैं फिर सीजन्स में। सीजन्स हमारे 6 तरीके के सीजन्स होते हैं और काफ़ी स्पेशल होते हैं सारे ही सीजन्स। सबसे पहला हमारा शुरू होता है स्प्रिंग, जो कि है वसंता। फिर आता है हमारा समर, जो कि है गिरसिमा। उसके बाद आता है हमारा रेन, जो कि है वर्षा। अर्ली ऑटम शुरू होता है जिसको हम शरद बोलते हैं। लेट ऑटम होता है जिसको हम हेमंता बोलते हैं। एंड इन दी एंड विंटर शुरू होता है जिसको हम सिसरा बोलते हैं। ओके, आता है इन दी एंड ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, जो कि है मॉनसून। तो मॉनसून जो है वो मॉनसून जो है वो हमारा फार्मर्स के लिए तो बून होता ही है, बट उसके साथ साथ टूरिस्ट को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जब मॉनसून आता है तो हमारे इंडिया में पूरी ग्रीनरी हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया है वो सबसे अलग ही दिखाई देता है। ठीक है, हर मॉनसून का जो है अपना नाम और डायरेक्शन है। The northern east monsoon, commonly known as the winter monsoon, which blows from land to sea, whereas the southwest monsoon, also known as summer monsoon, blow from sea to land after crossing the Indian Ocean, the Arabian Sea, and the Bay of Bengal. तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम विंटर मानसून बोलते हैं, जिसमें हवाएं लैंड टू सी चलती हैं। जब हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं तो इसको हम समर मानसून बोलते हैं, जिसमें हवा सी टू लैंड चलती है। कब हवा सी टू लैंड तब आती है जब इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को क्रॉस कर लेती है। ओके, तो जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश लाता है। The physical location of India is such that it has access to all the natural beauty, whether it is the Great Himalayas or the river system or the forest or the beaches, peninsula, oceans. यहाँ पे है plateaus. अरे यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या, plateaus।
प्लेट्यूज, पेनिनसुला, बीचेस, ओशंस। इससे क्या होता है, हमारे इंडिया में सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया में सारी ही चीज़ें हैं, सारे नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, चाहे वो ग्रेट हिमालयाज़ हो या रिवर सिस्टम हो या फॉरेस्ट हो या प्लेट्यूज हो या पेनिनसुला हो या बीचेस हो या ओशंस हो। तो इंडिया के पास सब कुछ है, जो कि इंडिया को एक काफ़ी अच्छी एडवांटेज देता है जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं। इसके साथ जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छे से समझ आता है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप। अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करिएगा। कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ाई करिएगा।